हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द क्लास। और ये है यकीन फास्ट ट्रैक बैच, आपकी तैयारी नीट की। सो वेलकम टू माय क्लास, माई सेल्फ विकास कंसल, एज यू ऑल रिमेंबर मी, योर फिजिक्स फैकल्टी। और हमने चैप्टर स्टार्ट किया है बेटा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और आई होप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट क्लास में, पिछली क्लास जो इस चैप्टर की पहली क्लास थी, उसके अंदर हमने बेसिक आइडिया लिया कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। और क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े थे, लेट मी टेल यू। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की, प्योर ट्रांसलेटरी क्या होता है, प्योर रोटेटरी क्या होता है, और कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो कौन कौन से पैरामीटर्स कैसे कैसे चेंज करेंगे और उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी। आज के दिन की शुरुआत होगी सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक पर, जिससे आपका ये चैप्टर बेस्ड है। सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास का होगा हमारा मोमेंट ऑफ द फोर्स, दैट इज टॉर्क। उसके बाद आएगा एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल के लिए, फिर एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, then we have conservation of angular momentum, and then we have the topic equilibrium of rigid body. So that will be the whole thing for today's lecture. चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास, उसका नाम है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? आई होप सबको एक बेसिक सा प्रिंसिपल पता है, दैट रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। रोटेटिंग effect of a force is called torque. याद है, rotating effect of the force is called torque. जब भी आप किसी चीज को घुमाना चाहते हो और आप फोर्स लगा रहे हो, तो किसी भी फोर्स के रोटेटिंग इफेक्ट को टॉर्क कहते हैं। एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल लेते हैं। लेट सपोज इस रूम का मुझे गेट खोलना है, ठीक है। आपको पता है उसके पीछे 4 हिंज लगे हुए हैं, जिसके अबाउट गेट खुल रहा है और बंद हो रहा है। सिंपल सी बात है, एक जगह से तो फिक्स है और फिर गेट का फ्लैप ऐसे ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। तो आप इस तरीके से इमेजिन कर लो कि ये आपका डोर है, ठीक है, और ये उसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जरा मुझे एक बात बताओ, आप इस डोर पर कहीं भी फोर्स लगाओगे तो क्या गेट रोटेट हो जाएगा? क्वेश्चन ये है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग इफेक्ट आएगा एक ही फोर्स का। जब अगर मैं कहूं कि बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही आप फोर्स लगा दो, जहां पर डोर दीवार से जुड़ा हुआ है वहीं पे धक्का लगाओ डोर को, क्या दरवाजा घूमेगा? नहीं, आप थक जाओगे लेकिन दरवाजा नहीं घूमेगा। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा सा दूर आके फोर्स लगाओ, बिल्कुल घूमेगा। बिल्कुल कोने से फोर्स लगाओगे तो बहुत इजीली दरवाजा घूम जाएगा। इसका मतलब केवल फोर्स लगाने से रोटेटिंग इफेक्ट नहीं आता है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए जिससे रोटेटिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। यस और नो? तो वो क्या है? व्हाट इज दैट क्वांटिटी जो रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स देगी? इस चैप्टर में लास्ट क्लास में मैंने आपको एनालॉग्स कराए थे कि लीनियर पैरामीटर्स और रोटेशनल पैरामीटर्स के एनालॉग क्या क्या है ना? जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमने किया हुआ है, करेक्ट बात है। चलिए, अब उसी कंटेक्स्ट को आगे लेके जाते हुए पढ़ेंगे। हमारे पास आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर फोर्स लगाएंगे, उस पर उसका रोटेटिंग फोर्स, रोटेटिंग इफेक्ट डिपेंड कर रहा है। सो देयर इज अ क्वांटिटी दैट इज बीइंग डिफाइंड इन जनरल। उसको कैसे डिफाइन करेंगे? लेट सपोज दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक पार्टिकल है पी पॉइंट पर, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है। आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में जीरो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर वेक्टर, एंड देयर इज अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल पर एफ फोर्स एक्ट कर रहा है इन सच अ वे दैट देयर इज अ सर्टेन एंगल थीटा बिटवीन द आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। क्लियरली, आर वेक्टर की लाइन
और एफ वेक्टर के बीच में एक एंगल है थीटा. सो व्हाट इज बीन ऑब्जर्व्ड इज अगर ये पार्टिकल घूमना चाहता है, ठीक है, तो देखो पहले क्या होगा. इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, है ना. इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट तो होगा एफ पैरेलल और एक कंपोनेंट होगा एफ परपेंडिकुलर. यस, परपेंडिकुलर किसके सेंस में? परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर. एक वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एक वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है. तो जरा मुझे बताओ सोचकर, क्या पैरेलल वाले कंपोनेंट का इस पार्टिकल को ओरिजिन के अबाउट घुमाने में कोई हाथ है? नहीं. आप दरवाजे को बाहर की तरफ खींचो इधर, तो ये दरवाजा घूमेगा थोड़े ना. आप बाहर की तरफ खींचो, दरवाजा घूमेगा नहीं. लेकिन जब आप दरवाजे पर परपेंडिकुलर फोर्स या किसी एंगल पे फोर्स लगाओगे, तो उस एंगल पर लगाए हुए फोर्स का जो पोजीशन वेक्टर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पोजीशन वेक्टर होगा, उसके परपेंडिकुलर वाला फोर्स आपको रोटेटिंग इफेक्ट देगा. तो कहीं ना कहीं ये एफ परपेंडिकुलर एंड आर, these are the two factors contributing to torque. ये दो फैक्टर्स हैं जो टॉर्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब पॉइंट ये आता है, टॉर्क कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए. तो एफ परपेंडिकुलर क्या है? पहले आपके पास एफ परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा, और आर तो आपको पता ही है. अब एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए कि कोई चीज अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका वेक्टर अलग, और एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो उसका वेक्टर अलग. सीधी सी बात है. तो हमने क्या किया, हमने एक डायरेक्शन असाइन कर दी. आपको पता है आर वेक्टर और एफ वेक्टर का अगर हम क्रॉस ले लें तो टॉर्क वेक्टर की एक्सप्रेशन आई आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. अब ये जो वेक्टर बनाया हमने क्रॉस प्रोडक्ट से, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर इंटू एफ साइन थीटा. यही तो चाहिए था. डिस्टेंस कितनी दूर लगा रहे हैं, और फोर्स का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और डायरेक्शन क्या आ गई? डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ. परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर. आर वेक्टर और एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर आ गई. अब देखो एक और चीज, अगर आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो तो ये बॉडी इधर घूमेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो थंब ऊपर आएगा आर क्रॉस एफ. और अगर आप फोर्स नीचे लगाते तो आर क्रॉस एफ नीचे जाता. तो मैंने एक सेंस बना ली, एक सेंस ये बना ली कि अगर देखो जिधर से आप देख रहे हो, अगर वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो टॉर्क आपकी तरफ होगा. ये हमने कन्वेंशन बना ली. और अगर मान लो जिधर से आप देख रहे हो वहां से बॉडी क्लॉकवाइज जा रही है, तो हमने टॉर्क को नीचे की तरफ बना लिया ऐसे. ये हमने डायरेक्शन कन्वेंशन ली है. दिस इज माई साइन कन्वेंशन. ठीक है, ये हमने साइन कन्वेंशन ली है अपनी. जिधर से आप देख रहे हो अगर क्लॉकवाइज घूम रही है कोई बॉडी तो उसका टॉर्क ऊपर की तरफ आएगा, और अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ऊपर की तरफ आएगा, क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसे राइट हैंड से तो नीचे की तरफ. राइट हैंड थंब रूल लगाना है. और ये जो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है, ये अपने आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, ये अपने आप आपको मैग्नीट्यूड भी दे देगा और डायरेक्शन भी दे देगा. दोनों चीजें पता लग गई हमें टॉर्क की. यस और नो? टेल मी. सो वी गेट दिस टॉर्क अबाउट द ओरिजिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज द टॉर्क अबाउट ओ. अबाउट ओ, आपने इस पॉइंट के अबाउट निकाला है ये टॉर्क. क्यों? क्योंकि आपका पोजीशन वेक्टर ओ पॉइंट से आया है. अगर ये पॉइंट कहीं और होता, किसी और पॉइंट के अबाउट बोला होता, तो फिर टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट लिखते तो पोजीशन वेक्टर भी वहीं का आता. ठीक है ना? तो ये अभी मैं करूंगा. दो तरह के क्वेश्चन ही आते हैं नीट में टॉर्क से. एक आता है टॉर्क अबाउट ओरिजिन,
और एक आता है टॉर्क अबाउट स्पेसिफिक पॉइंट। मैं आपको बोल दूं कि 1,1,1 के अबाउट इस पार्टिकल पे टॉर्क निकालो इस फोर्स F का, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालेंगे, अभी करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में समझते हैं, फिर किसी और पॉइंट के रेफरेंस में उसमें ऐड कर लेंगे। करेक्ट, यस और नो? तो यहां पर क्लियर कट आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है कि टॉर्क क्या होगा। अब अगर आपको यह पता लगाना है कि टॉर्क कब जीरो होगा कब जीरो नहीं होगा, तो वो तो आप अलग अलग केसेस बना सकते हो। जैसे टॉर्क विल बी जीरो व्हेन या तो डिस्टेंस जीरो हो जाए, या तो फोर्स ही ना लग रहा हो, या फिर एंगल जो हो बिटवीन आर एंड एफ वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, या तो डिस्टेंस ही जीरो है पार्टिकल ओरिजिन पे ही रखा है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, या तो वो, या फिर फोर्स जीरो, या फिर एंगल जीरो और 180 डिग्री। इन तीनों केसेस में मतलब फोर्स जो है पोजीशन वेक्टर के अलोंग लगे, वही वाली कहानी, पैरेलल वाला कंपोनेंट, उसका कोई टॉर्क नहीं होगा। या फिर फोर्स जीरो हो जाए, आपने फोर्स लगाया ही नहीं तो घूमेगा क्यों। और तीसरी चीज, फोर्स जो है पोजीशन वेक्टर के पैरेलल या उसके एंटी पैरेलल लग रहा हो, तो टॉर्क आपका इस केस में क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, टॉर्क विल बी जीरो। क्लियर है ये पॉइंट? अब एक बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर आपको टॉर्क वेक्टर निकालना है और आपको आर वेक्टर और एफ वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, तो फिर क्या करना है, डिटर्मिनेंट मेथड लगा सकते हैं। मैं लिख के बता देता हूं, वैसे इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। सो इफ आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, मान लो आर एक्स या फिर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और फोर्स वेक्टर भी दे रखा है आपको एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। तो अगर आपको टॉर्क वेक्टर निकालना हो तो दैट विल बी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो दैट विल बी गिवन बाय डिटर्मिनेंट। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, तो इसमें कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हो जाएगा x, ये y, ये z, ये हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा एफ वाई, और ये हो जाएगा एफ जेड। तो यहां से आप टॉर्क निकाल सकते हो, आई कैप विल बी एफ जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू एफ वाई, माइनस जे कैप दैट विल बी एक्स इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स, एंड प्लस के कैप एंड दैट विल बी एक्स इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स। सो ये टॉर्क वेक्टर आ गया आपका पूरा का पूरा। इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझिए पहले। जिस भी प्लेन में आपका पार्टिकल रखा होगा, या फिर जो प्लेन आर वेक्टर और एफ वेक्टर बनाएंगे, टॉर्क उसके परपेंडिकुलर होगा। सो टॉर्क वेक्टर विल बी perpendicular to the plane containing r vector and f vector, जिस प्लेन में आपका आर वेक्टर और एफ वेक्टर क्या होंगे, जिस भी प्लेन में प्रेजेंट होंगे, टॉर्क वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मान लो एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। अगर एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, उसका कोई जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, तो क्या होगा सोचो, फोर्स का भी जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, टेल मी। तो टॉर्क जेड प्लेन में चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ये बता सकते हैं, इफ अ पार्टिकल इज moving under the action of a force in xy plane। अगर मान लो कोई पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है फोर्स के एक्शन की वजह से, सो टॉर्क का x कंपोनेंट भी जीरो होगा, टॉर्क का y कंपोनेंट भी जीरो होगा, और टॉर्क का z जो है वो नॉन जीरो रहेगा। मतलब जिस प्लेन में वो बॉडी है ना,
जिस प्लेन में वो पार्टिकल है उस प्लेन में टॉर्क का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो जैसे पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में था तो एक्स वाला और वाई वाला दोनों टॉर्क जीरो रहेंगे, केवल जेड वाले कंपोनेंट आएगा और वो आप निकाल सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में था तो टॉर्क उसके परपेंडिकुलर होगा, तो इस प्लेन में टॉर्क का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, और इसके साथ साथ एंड वाइस वर्सा भी लिख सकता हूं मैं। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल मान लो वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है तो फिर उसका वाई और जेड का टॉर्क जीरो हो जाएगा, एक्स वाला नॉन जीरो हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना कि जिस प्लेन में एक बार पार्टिकल कन्फाइन हो जाए, कन्फाइन मतलब वो उसी प्लेन में चल रहा हो, तो उस प्लेन में टॉर्क का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, टॉर्क उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सो यू कैन इमेजिन दिस थिंग इन दिस वे कि मान लो आपके पास ये कोई प्लेन है, दिस इज द आर वेक्टर एंड दिस इज द एफ वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क वेक्टर जो होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, बात सही है, परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, एक छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं और साथ के साथ इसके बारे में और डिटेल में समझते रहेंगे। अभी इसके साथ साथ एक पॉइंट और समझ लेना कि आपको टॉर्क निकालना आ गया किसी एक पॉइंट के अबाउट, कोई दूसरा पॉइंट दे दे तो टॉर्क कैसे निकालेंगे ये मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स दिस मच i माइनस 2j प्लस 3k एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ पोजीशन वेक्टर 3i 2j k, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। आपको r वेक्टर दे दिया, आपको उसने फोर्स वेक्टर दे दिया, आपको टॉर्क निकालना है। सिंपल, ऑब्वियसली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या करेंगे इसके अंदर बताइए, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, बताओ क्या करेंगे। सिंपल, टॉर्क वेक्टर निकालना है तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करोगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करोगे, डिटर्मिनेंट बनाओ आई कैप जे कैप के कैप, पहले लिखोगे आर, आर ये है 3 2 1, सो 3 2 1, और फिर लिखेंगे फोर्स 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 और 3, तो यहां से आएगा आई कैप, और फिर ये क्या बन जाएगा 3 2 6, 6 प्लस 2, फिर ये होगा माइनस जे कैप, एंड देन इट विल बी 3 एंड 3 9, देखो 3 और 3 9, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, और प्लस के कैप, वो क्या आ जाएगा के कैप के साथ 3 इंटू 2 6, माइनस 6 माइनस 2, माइनस 6 माइनस 2। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान दे रहे हो इस पूरे क्वेश्चन में, तो टॉर्क वेक्टर का फंक्शन आ गया 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप। दिस इज द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, दिस इज द टॉर्क अबाउट ओरिजिन, क्योंकि आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन से दिया हुआ है ना ऑब्वियसली, तो आपका ये टॉर्क अबाउट ओरिजिन आ गया 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप। सिंपल, आपने इसमें वैल्यू डाल दी, बिल्कुल सही बात है। एक और सिंपल क्वेश्चन, सेम वही फोर्स है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन। अब ये पार्टिकल ओरिजिन पर बैठा हुआ है तो टॉर्क कितना होगा, खुद बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो इसका आंसर होगा 0। 0 होगा कि नहीं, क्यों 0 इसलिए होगा सर, आर वेक्टर ही आपने 0 कर दिया, पार्टिकल इज एट ओरिजिन, पार्टिकल इज एट ओरिजिन। जब पार्टिकल ही ओरिजिन पर पहुंच चुका है तो टॉर्क वेक्टर को तो 0 होना पड़ेगा ना सर, सो दैट विल बी 0। जिस पॉइंट के अबाउट आप किसी भी फोर्स का टॉर्क निकालना चाहते हैं, अगर उसी पॉइंट पर जहां पर उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो टॉर्क 0 होगा। ये बहुत बार काम आएगा, मैं तो लिख देता हूं इस कॉन्सेप्ट को यहां पर,
if we find the torque at a certain point, then those forces whose point of application, वो forces जिनका point of application is that particular point, then their respective torques about that point will be zero. इसका मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई भी अपनी मर्जी से कोई ऐसा पॉइंट चुनते हो जिसपे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अगर उसी पॉइंट पर वो सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सबका टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट जीरो ही होगा. तो इसीलिए कभी कभी जब इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आज हम करेंगे तो ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो. उससे क्या होगा, इक्वेशन छोटी बनेगी. तो ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस जहां लग रहे होंगे उसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल लेंगे. तो क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि उस वाले पॉइंट पर लगने वाले सारे फोर्सेस का टॉर्क जीरो और आपका आंसर सिंपल हो जाएगा. थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी हो जाता है. तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. चलिए अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई दूसरे पॉइंट के अबाउट अगर आपसे कहे कि भाई अब आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं. यह तरीका एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में. सो टॉर्क अबाउट अ स्पेसिफाइड पॉइंट. अगर आपको एक पॉइंट बता दिया गया कि इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है तो क्या करेंगे. ठीक है, समझिए. सबसे पहले एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट बी इज द न्यू ओरिजिन. ठीक है, ये आपका नया ओरिजिन है. और कोई पॉइंट है ए, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. जहां पर आपने फोर्स लगाया है. ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. ठीक है, तो मान लो सबसे पहले कि जहां आपने फोर्स लगाया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर ए. जो आपका नया ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन वेक्टर है आर बी. ठीक है, और आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाले पॉइंट पर जो आपका फोर्स है वो बेसिकली इस तरीके से है. दिस इज योर फोर्स. ठीक है, जो इस ए पॉइंट पर रखे हुए पार्टिकल पे लग रहा है. लेकिन आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी. ठीक है, बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है. तो आपको अपने पॉइंट का, जिस पॉइंट पर आपको टॉर्क निकालना है, इस पॉइंट के रेफरेंस में निकालना है, तो एक पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा नए ओरिजिन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का. दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. व्हाट इज आर ए बी? आर ए बी है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. आर ए बी इज द पोजीशन वेक्टर of point of application of the force, with respect to the new reference point. ठीक है, ये आपका नया रेफरेंस पॉइंट है. इसको ओरिजिन मत लिखो, दिस इज योर न्यू रेफरेंस पॉइंट. ठीक है ना, आपको इसके पॉइंट के अबाउट निकालना है ना टॉर्क. यही तो क्वेश्चन है आपका. तो एक्चुअली में जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है, आपको वहीं का पोजीशन वेक्टर आर ए बी वेक्टर क्रॉस विद एफ लेना पड़ेगा ना. सिंपल सी बात है भाई. आपको बी पॉइंट के अबाउट निकालना है
तो आपको बी पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाले पॉइंट का इस नए रेफरेंस पॉइंट से लेना पड़ेगा, हाँ या ना। अब ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में करने का एक तरीका है, अगर आपने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बड़े ध्यान से पढ़ा है, आप बहुत तरीके से इसको देखिए। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर हम वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल लॉ को देखें तो उसके बेसिस पर आर बी वेक्टर एडेड विद आर ए बी वेक्टर विल गिव यू आर ए वेक्टर। देखो आर बी वेक्टर का हेड फिर आर ए बी वेक्टर की टेल मिलाकर आर ए वेक्टर बन गया। ये देखो दो कंसेक्यूटिव साइड्स सेम ऑर्डर में और उनका रिजल्टेंट आर ए है, तो यहां से आर ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, आर ए बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और ये है न्यू रेफरेंस पॉइंट, न्यू रेफरेंस पॉइंट। तो आपका अब जो टॉर्क आ गया अबाउट बी, उसकी वैल्यू आ जाएगी आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर क्रॉस विद फोर्स वेक्टर। ये है आपका फॉर्मूला। जो आपको नया पॉइंट दिया जाए, जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है और जो पॉइंट पर आपका फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट से इसको नए वाले रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके ये वाला पोजीशन वेक्टर निकालना है आर ए बी और फिर उसका क्रॉस लेना है एफ के साथ। देखो अब संक्षिप्त में समझ लो, डिटेल में जिसको समझना था समझ लिया, अब संक्षिप्त में समझ लो। जिस पॉइंट जो आपका नया ओरिजिन वाला पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट जहां पर फोर्स लग रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स में से माइनस कर लो पहले। तो देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर्स मोमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, ठीक है 20 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन एट अ पॉइंट दिस, इस पॉइंट पर लग रहा है। तो ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, बताओ जहां पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अबाउट द पॉइंट दिस, तो ये न्यू रेफरेंस पॉइंट हो गया, हाँ या ना। और आपका फोर्स वेक्टर क्या है, आपका फोर्स वेक्टर क्या है, फोर्स वेक्टर दे रखा है 20 आई कैप, फोर्स इज एक्टिंग 20 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ना, तो वो 20 आई कैप हो गया। लेकिन टॉर्क निकालना है आपको अबाउट 0,2,0, तो आपको बस इतना करना है, जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है 3 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप माइनस, क्या करना है, माइनस नया वाला रेफरेंस पॉइंट 0 आई कैप 2 जे कैप 0 के कैप, माइनस करो इसको और फिर क्रॉस ले लो फोर्स के साथ, फिर क्रॉस ले लो 4 के साथ। देखो पिछले पेज पर जहां फोर्स लगा वो माइनस जो नया पॉइंट है वो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। गलती कहां होगी, या तो आप पॉइंट माइनस रेफरेंस पॉइंट कर दोगे या रेफरेंस पॉइंट माइनस पॉइंट कर दोगे, आंसर चेंज हो जाएगा, -1 आ जाएगा आंसर में। तो समझ लो जो रेफरेंस पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स जहां आपने फोर्स लगाया है उसमें से माइनस करने हैं, तो आर ए माइनस आर बी और इस पूरे का क्रॉस करना है एफ के साथ। सही बात है, चलो तो ये आया आपके पास 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। देखो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप आपका पोजीशन वेक्टर आ गया, इनटू फोर्स कितना है 20 आई कैप। जरा इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, सोचो इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, कितना आएगा, टॉर्क वेक्टर अबाउट न्यू पॉइंट, सो 0,2,0 0,2,0 कितना आएगा सोचो, 3 आई कैप क्रॉस विथ 20 आई कैप कितना होगा, आई क्रॉस आई साइन 0 0 होता है, तो पहला तो 0 ही आ गया, फिर माइनस रहने दो,
फिर ये 2 और 20, जे कैप क्रॉस आई कैप, बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप होता है माइनस के कैप, सो दैट विल बी 40 ऑफ माइनस के कैप, एक माइनस बाहर था तो 40 के कैप यूनिट। अगर आपको फोर्स न्यूटन में दे रखा है और ये मीटर में दे रखे हैं तो आपके टॉर्क वेक्टर की वैल्यू आ रही है 40 के कैप न्यूटन मीटर। यूनिट तो पता है ना टॉर्क की, हमने पीछे नहीं लिखी थी यूनिट, कोई बात नहीं, वहां पर मेंशन कर देंगे। पहले ये बताओ 40 के कैप वेक्टर के साथ आपका आंसर आया है 40 यूनिट्स ऑफ द टॉर्क, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। सही है जी, पक्का? चलो एक काम करते हैं, वहां पर मैं यूनिट ऐड कर देता हूं, अदरवाइज आप लोग सोचोगे कि यूनिट नहीं पता हमें। सो यूनिट ऑफ टॉर्क, SI यूनिट आई शुड से, SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, ठीक है। और अगर डायमेंशन कोई पूछ ले तो टॉर्क का डायमेंशन होगा ml² t-2 और ये डायमेंशन इज सेम एज वर्क डन। वर्क डन या एनर्जी, सबका जो डायमेंशन होता है वो ml² t-2 ही होता है, लेकिन डायमेंशन सेम होने से दो फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं हो सकती। एक चीज समझ लेना, दिमाग में इसको डाल लो कि दो अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है और उनका नेचर बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। जैसे टॉर्क का काम तो फोर्स के रोटेटिंग इफेक्ट को बताना है और वर्क डन तो एक अलग ही दुनिया है, तो ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन फिर भी उनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। तो हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में टॉर्क निकालना आ गया, हमें किसी नए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना आ गया अगर पूछ ले कोई, और इस पर हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया, करेक्ट, एक हमने क्वेश्चन भी कर लिया। अब एक बात आती है जो काफी बार यूज किया जाएगा बॉडीज में, कि एक ही बॉडी पर अगर दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगा दिए जाएं और उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग हो तो इसे कहते हैं कपल। देखो कपल क्या होता है, जनरली कपल क्या होता है, ठीक है, कपल कोई भी दो इंसान जो अलग अलग जगह बैठे हैं तो वो एक कपल हो सकता है। तो वही यहां पर भी हो रहा है, इतनी ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। कपल फोर्स की सेंस में क्या बोला जाएगा, समझ लीजिए, व्हाट इज अ कपल, टू फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट forces acting on a body, acting on a body that can have different point of application, ठीक है ना। एक ही पॉइंट पर लगना कोई कंपल्शन नहीं है, वो अलग अलग पॉइंट पर लग सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये मैं आपको समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मान लो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, कोई रॉड है, इस रॉड पर एक फोर्स लगाया मैंने एफ इधर और एक फोर्स लगाया मैंने एफ इधर। देखो ये दोनों फोर्सेस, क्या बेटा, ये दोनों फोर्सेस जो हैं आपके, ये इक्वल और अपोजिट है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस क्या हैं आपके, इक्वल और अपोजिट। तो एक काम करते हैं, इनको थोड़ा एंगल पे लेना चाह रहा हूं मैं, हाँ जी। तो मान लो ये है एक फोर्स F और ये वाला एक फोर्स ले लेता हूं इधर F। देखो दोनों फोर्सेस इक्वल अपोजिट है, थोड़ा सा अपोजिट कम लग रहे हैं, कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ जी सर ऐसे, अब आई थिंक ठीक है, हाँ जी ठीक है बेटा। ये दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लिए मैंने जो एक रॉड पे लग रहे हैं। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस बॉडी में कितना टॉर्क बन रहा है वो कैलकुलेट करके दे दीजिए, तो आप क्या करने लगोगे, आप सोचोगे सर पहले ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर लेता हूं, फिर आर क्रॉस एफ करूंगा, फिर ओरिजिन से इस पॉइंट का लूंगा, आर क्रॉस एफ करूंगा, दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग आएगी, दोनों के वेक्टर आएंगे, उनको ऐड करूंगा, तब जाकर आंसर आएगा।
इतना समय होता तो फिर नीट का पेपर थोड़ा और समय का होता। तो इस तरीके की ट्रिक्स जो हमें डेवलप करनी है कि जब भी कभी दो फोर्सेस, दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस एक बॉडी पर लग रहे हों, उनका एक ही साथ टॉर्क निकालने का आपको अगर हम टेक्निक बता दें तो आपके क्वेश्चंस बड़े जल्दी हो जाएंगे। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो इसे कहते हैं टॉर्क ड्यू टू अ कपल। अब आप पूछोगे सर किस पॉइंट के अबाउट निकालना चाह रहे हो? पहले मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालूंगा और फिर बाद में आपको यह बताऊंगा कि आंसर इससे इंडिपेंडेंट आएगा कि आप किस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हो। यह बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। तो समझो, एक एल लेंथ की एक रॉड है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, ये याद रखना, ये एल है। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखो आर ए वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखो आर बी वेक्टर। हाँ जी सर, सही तो बात लग रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम ये समझ लें तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू, इसको मैं थोड़ी देर के लिए F1 लिख रहा हूं, इसको मैं F2 लिख रहा हूं, बाद में इनको मैं नेगेटिव ऑफ ईच अदर से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर F1 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F2 वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैं बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका। हाँ जी, ये है डेफिनेशन ऑफ कपल। अच्छा सर, व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू F1? टेल मी। अबाउट ओरिजिन कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है, डेरिवेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, बाद में आपको कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट पता लगेगा। टॉर्क ड्यू टू F1 आ जाएगा आर ए वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। एंड व्हाट इज द टॉर्क वेक्टर ड्यू टू F2? टेल मी, ड्यू टू F2 ये हो जाएगा आर बी वेक्टर क्रॉस विद F2 वेक्टर, क्रॉस विद F2 वेक्टर। हाँ या ना? हाँ जी सर। नेट टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क ड्यू टू कपल, इस कपल की वजह से नेट टॉर्क कितना होगा? टॉर्क ड्यू टू F1 वेक्टर एडेड विद टॉर्क ड्यू टू F2। दोनों टॉर्क को ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। हाँ या ना? दोनों टॉर्क को ऐड कर दो। पहला आएगा आर ए वेक्टर क्रॉस F1, और दूसरा आएगा आर बी वेक्टर क्रॉस विद F2। अगर F2 की वैल्यू डाल दी जाए माइनस ऑफ F1, क्या आएगा? आर ए वेक्टर क्रॉस विद F1 वेक्टर एडेड विद आर बी वेक्टर क्रॉस विद माइनस ऑफ F1 वेक्टर। इस माइनस को बाहर ले आते हैं और आपको पता है ये भी F1 है, ये भी F1 है, तो F1 को अगर कॉमन ले लें तो आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर क्रॉस विद F1 वेक्टर आ जाएगा। देखो, आप मुझे बताओ, ये आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर क्या है? आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर क्या है? आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर है आपका, क्या होगा बताओ? आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर क्या होगा? टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। यहां से अगर एक बी ए वेक्टर बनाया जाए या फिर ए बी वेक्टर बनाया जाए तो आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, तो एक काम करते हैं बी ए वेक्टर बनाते हैं। एक इमेजिन देयर इज अ बी ए वेक्टर, तो इस तरीके से एज्यूम कर लो ये है आर बी वेक्टर, यहां एज्यूम कर लो आर बी ए वेक्टर, या फिर इसको बी ए वेक्टर ही लिख देते हो ना, दिस विल बी बी ए वेक्टर एंड दिस इज आर ए वेक्टर। तो क्लियर सी बात है, आर बी वेक्टर एडेड विद आर बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर गिव्स यू आर ए वेक्टर। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो बी ए वेक्टर की वैल्यू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर आ गई, तो इसको यहां रिप्लेस कर दूं।
तो यहां रिप्लेस करते ही आपका नेट टॉर्क ड्यू टू अ कपल की वैल्यू आ गई बी ए वेक्टर क्रॉस विद एफ वेक्टर। अगर ये दोनों मिलाकर किसी एफ वेक्टर के इक्वल हैं तो ये आ गया बी ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब एक बात बताओ, ये बी ए वेक्टर क्या था? ये वो बॉडी के 2 पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स पर ये फोर्सेस लगे थे। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, सोचो इससे 2 चीजें निकलेंगी, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों मिलकर इस बॉडी को ऐसे घुमाना चाह रहे हैं, तो टॉर्क अंदर की तरफ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर केवल मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर केवल मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फोर्स इंटू बी ए इंटू साइन ऑफ थीटा। आप क्या करो, आप सिंपल सी एक चीज करो, इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये ए बी साइन थीटा, बी ए साइन थीटा क्या है समझो? ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये थीटा होगा, बी ए वेक्टर और एफ वेक्टर, ये एंगल थीटा होगा। ये बी ए साइन थीटा बता देता हूं क्या है। ये बी ए साइन थीटा है इन दोनों फोर्सेस की ये जो लाइन है, जिस लाइन में ये लग रहे हैं, लाइन ऑफ दीज 2 फोर्सेस, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज ए बी साइन थीटा या फिर बी ए साइन थीटा। तो आपको ये डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको समझ में आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेयर आर परपेंडिकुलर इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2 फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2 फोर्सेस। जो 2 फोर्सेस हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन में वो लग रहे हैं, उन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो फोर्स को, किसी भी एक को, दोनों इक्वली तो है, आपका दोनों का कपल आ जाएगा, दोनों का टॉर्क आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने एक फॉर्मूला से 2 फोर्सेस का टॉर्क निकाल लिया। आपको फोर्स लेना है कोई भी, और दोनों फोर्सेस की जो लाइन जा रही है, जिस लाइन के अलोंग लग रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है बस आपको, आपका दोनों का टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, दिस टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। दुनिया में कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी दुनिया जहान का ओरिजिन ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, बॉडी पर ही ले लो, बी ले लो, ए ले लो, मिड पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क यही आएगा, F इंटू आर परपेंडिकुलर। यस और नो? और आर परपेंडिकुलर ये नहीं है कि परपेंडिकुलर टू द फोर्स, आर परपेंडिकुलर इन दोनों फोर्सेस की ये जो लाइन ऑफ मोशन है, देखो लाइन ऑफ एक्शन, ये जो मैंने ग्रीन कलर में बनाई है, ये है लाइन ऑफ एक्शन। दिस इज लाइन ऑफ F1, दिस इज द लाइन ऑफ F2। इन दोनों की लाइंस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई कर दो, आपका टॉर्क आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2-3 छोटे छोटे इलस्ट्रेशन बता देता हूं। केस नंबर 1, अगर मान लो कोई रॉड है, तो L लेंथ की रॉड है, और फोर्सेस जो है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है परपेंडिकुलर, तो टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F इंटू L आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन बनेगा, इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन बनेगा, उसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो R परपेंडिकुलर L है, तो F इंटू L आ गया। हाँ जी सर, सही बात है। सेकंड केस सोचो, इसी रॉड में एक फोर्स ये इधर लगाया जाए और एक फोर्स इधर लगाया जाए, सच दैट कि वही L लेंथ है, F इधर है, F इधर है, लेकिन अब ये वाला एंगल दे दिया मुझे कितना, 30 डिग्री। तो सोचो, पहले आपको क्या करना है,
इसके लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करो, इधर इसको एक्सटेंड करो, इधर इसको एक्सटेंड करो, कर दिया। अब इन दोनों में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना। अब एक बात बताओ, एक ट्राइंगल है आपके पास, ये लेंथ दे रखी है L, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ये देखो, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया क्लियरली। तो ये कितना आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, यस और नो, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये डिस्टेंस जो है x या फिर r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये r परपेंडिकुलर बाय L की वैल्यू साइन 30 डिग्री है। तो यहां से r परपेंडिकुलर की वैल्यू L इंटू साइन 30 डिग्री मतलब L/2 आ गया। तो आपका टॉर्क ड्यू टू कपल की वैल्यू आ गई F इंटू L/2। ये आपका आंसर हो गया सीधा। बस r परपेंडिकुलर निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, आपका टॉर्क ड्यू टू कपल आ गया। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, अबाउट एनी पॉइंट। तो आपको ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, फोर्सेस वाली लाइन को एक्सटेंड करो, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और ये फॉर्मूला लगा दो, टॉर्क ड्यू टू कपल इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है, पक्का? चलिए, सो बहुत बढ़िया। तो आपको टॉर्क ड्यू टू कपल समझ में आ गया। आई थिंक सो दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। चलिए, अब आ गया हमारे पास एक टॉपिक जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता था, वैसे ही उसी का रोटेशनल एनालॉग है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, मान लो यहां पर आर पोजीशन वेक्टर पे किसी इंस्टेंट पे, ठीक है ना, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे जब हमने फोटो खींची तो हमें क्या दिखा कि यहां पर एक m मास का पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ये वेलोसिटी है, फोर्स नहीं है, वेलोसिटी है। r पोजीशन वेक्टर पे किसी टाइम पर कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इसका लीनियर मोमेंटम होगा m इंटू वी वेक्टर। दिस इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, ये लीनियर मोमेंटम हो गया। हाँ सर, सही बात कह रहे हो। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या आया था, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। याद करो, जैसे टॉर्क वेक्टर आया था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, वैसे ही यहां पर एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर को डिफाइन किया जाता है आर वेक्टर क्रॉस विद लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट है ये? दिस इज अबाउट ओरिजिन। ये बताना बार बार जरूरी है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, क्योंकि आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो किसी पॉइंट से तो आया होगा ना, किसी पॉइंट से तो आपने लिया होगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अगर हम ध्यान से देखें तो एल वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर। तो आप चाहो तो मास को बाहर निकाल लो, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर हो जाएगा। यस, तो अगर आपको इनके बीच का एंगल पता है, ये तो जनरल बनाया ना हमने, ये जनरल है, ठीक है, तो आप इसे एम वी आर साइन थीटा लिख सकते हो। एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी एम वी आर साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो यहां पर आएगा एम वी आर साइन थीटा की एक्सप्रेशन में। ठीक है जी, क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। इसकी यूनिट बता दीजिए जरा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? एसआई यूनिट की अगर हम बात करें
तो एसआई यूनिट क्या होगी एंगुलर मोमेंटम की, टेल मी। एसआई यूनिट होगी देखो केजी, मीटर पर सेकेंड और मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड आएगा, स्क्वायर नहीं, पर सेकेंड। दिस विल बी द एसआई यूनिट फॉर एंगुलर मोमेंटम। यस और नो, बताइए, क्लियर है ये, टेल मी। तो अगर हम इसको ओपन करें तो mvr साइन थीटा आ गया, और अगर pr साइन थीटा में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड p इंटू r इंटू साइन थीटा। अब यहां पर भी वही एनालिसिस आएगा कि मान लो मोमेंटम ही नहीं है, पार्टिकल चल ही नहीं रहा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो। अगर वो ओरिजिन पर ही बैठा है तो एंगुलर मोमेंटम जीरो। और अगर एंगल r वेक्टर और v वेक्टर में पार्टिकल अपने पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही जा रहा है और उसी के अलोंग आ रहा है, तो जीरो या 180 डिग्री वो भी खत्म हो जाएगा। तो तीन केसेस हो सकते हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाए, या तो p जीरो है, या r जीरो है, या साइन थीटा जीरो है। और साइन थीटा जीरो कब होगा, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, और दैट्स इट, दो ही लेने हैं आपको, तो ठीक है। तो यहां हम केसेस कर सकते हैं, L विल बी जीरो व्हेन either velocity is 0 or position vector is 0 or theta is equal to 0 degree and 180 degree। ठीक है, या तो वेलोसिटी जीरो हो, या पोजीशन जीरो हो, या एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री हो, तो आपका एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अब वही कहानी यहां पर मैं आर वेक्टर और पी वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दूं, आई कैप, जे कैप, के कैप में, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो डिटर्मिनेंट मेथड से। मुझे नहीं लगता वो करने से आपका कोई भला होने वाला है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस प्लेन में आर वेक्टर और एमवी वेक्टर होंगे उसके परपेंडिकुलर आएगा एंगुलर मोमेंटम। सो एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। जिस प्लेन में मोमेंटम होगा और पोजीशन वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, और आई शुड से उसके परपेंडिकुलर में जाकर आपका एल वेक्टर होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अभी बहुत सारा एनालिसिस आएगा इसी के साथ, डोंट वरी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले आपने पढ़ा कि एल वेक्टर की वैल्यू है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, सही बात है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। हाँ जी सर, अभी पढ़ा था हमने, एल वेक्टर की वैल्यू जो है सर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है। अच्छा, मेरे दिमाग में थोड़ी खुराफात आ रही है, एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। याद करो क्यों आया ऐसी खुराफात। याद है लीनियर सिस्टम में जब लीनियर मोशन पढ़ते थे, जब मैंने आपको लीनियर मोमेंटम इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके जस्ट बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ किया था, याद है? उसके जस्ट बाद न्यूटन सेकंड लॉ किया था, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स का जो फंक्शन आया था वो आ गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या आया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर वाले केस था, लेकिन यहां अगर हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के साथ, इफ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद टाइम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद टाइम, अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो d बाय डी टी ऑफ एल वेक्टर विल बी d बाय डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब ऑब्वियस है, दो फंक्शन आपके पास हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सही बात है सर, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाया तो पहले आपने किया d ऑफ आर वेक्टर बाय डी टी क्रॉस विद पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस d ऑफ p वेक्टर बाय डी टी। आप जरा ध्यान से अगर देखें
तो व्हाट इज डी आर वेक्टर बाय डी टी? वेलोसिटी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ये तो आ गया वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट विद लीनियर मोमेंटम प्लस आर वेक्टर क्रॉस विद व्हाट इज डीपी बाय डीटी? ये फोर्स बन गया. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी होता है. अब जरा मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्या क्या यूज किया? हमने यूज किया डी बाय डी आर वेक्टर ऑफ टी इज वेलोसिटी. हमने यूज किया डी बाय डी टी ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स. अब हम यूज करेंगे वी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर विल बी एम वी स्क्वायर साइन जीरो, एंड साइन जीरो होगा जीरो. सिंपल सी बात है भाई. वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों हमेशा ही पैरेलल होंगे, तो उनके बीच में एंगल आएगा जीरो, साइन जीरो जीरो. तो ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट पहले वाला हो गया वैनिश. तो डी बाय डी टी ऑफ एल वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और ये आ गया टॉर्क वेक्टर अबाउट द ओरिजिन. ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन के लिए ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ. दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ वर्जन फॉर रोटेशनल मोशन. और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग बिकॉज ऑफ दैट फोर्स. जिस भी फोर्स की वजह से वो मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो पार्टिकल चल रहा है, वो आपका एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से है. सो dl वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. अभी मैं एक्सटर्नल इंटरनल वर्ड नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि एक ही पार्टिकल है, तो उस पर जो लग रहा है वो एक्सटर्नल ही है. ठीक है ना? सो ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, rate of change of angular momentum is equal to the torque acting on that particle. उस पार्टिकल पर जो टॉर्क लग रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर मोमेंटम के चेंज के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां टॉर्क होगा वहां एंगुलर मोमेंटम बदल रहा होगा. और अभी इसके बारे में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ूंगा, लेकिन अभी तो मैंने सिंगल पार्टिकल लिया है ना? अभी तो हमने सिंगल पार्टिकल लिया है, तो सिंगल पार्टिकल में तो कोई इंटरैक्शन ही नहीं हो रहा. एक पार्टिकल लिया ना मैंने, सिंगल पार्टिकल. दिस इज अ सिस्टम ऑफ सिंगल पार्टिकल. दिस इज अ सिस्टम ऑफ सिंगल पार्टिकल. सिंगल पार्टिकल के लिए मैंने पहले किया, अभी मल्टीपल पार्टिकल के लिए करेंगे, तब कहानी में और मजा और ट्विस्ट भी आएगा. क्या होगा देखो. पहले हमने कहा कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल. जितना भी टॉर्क पार्टिकल पे लग रहा होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा. और ये है रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. यस और नो? चलिए, अब एक बात तो मुझे और क्लियर हो गई. यहां पर एक बात और क्लियर हो गई. अगर इसको देखें, ये वेक्टर फॉर्म है, d बाय डी टी ऑफ एल वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर. इसका मतलब क्या है? दिस हैज अ वेरी डीप मीनिंग इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लॉ कि इफ टॉर्क इन x डायरेक्शन इज नॉन जीरो और y और z डायरेक्शन के टॉर्क जीरो है. मान लो कि x डायरेक्शन में टॉर्क है लेकिन y और z में टॉर्क नहीं है, तो केवल x डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, y और z डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम को छेड़ने वाला कोई है ही नहीं. तो यहां पर d बाय डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ x डायरेक्शन वो तो आएगा नॉन जीरो, लेकिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ y एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ z
बोथ विल बी कांस्टेंट। उनको कोई चेंज करने वाला है ही नहीं। मतलब जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएंगे उसी डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, या फिर जिस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा उसी डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। दोनों चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। याद करो न्यूटन सेकंड लॉ लीनियर मोशन में क्या पढ़ाया था, जिस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम चेंज होगा एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम वाली होगी। वही यहां पर है, वही यहां पर है। अगर टॉर्क एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, टॉर्क वाई में है तो वाई का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, टॉर्क जेड में है तो जेड का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, बाकी एक्सिस को वो नहीं छेड़ेगा। एक्स वाला टॉर्क एक्स के एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा, वाई वाला फोर्स वाई वाला टॉर्क वाई वाले एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा, और जेड वाला टॉर्क जेड वाले एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा। अपने अपने कंपोनेंट्स बटे हुए हैं, दूसरे के एरिया में नहीं जाने का। समझा? दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है और कहां का एंगुलर मोमेंटम आप चेंज हो जाए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वाई और जेड में टॉर्क नहीं है तो उनकी डायरेक्शन के एंगुलर मोमेंटम वही रहेंगे जो पहले हैं, कोई चेंज नहीं होगा। अगर पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेंगे, पहले नॉन जीरो है तो बाद में भी नॉन जीरो रहेंगे। वो उनकी मर्जी, वो जो जाने वो जाने। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद आएगा एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर मान लो एक से ज्यादा पार्टिकल आ जाएं तो वैसे में क्या करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। देखो पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल यहां ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्या वो सेम रहेगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली, कांस्टेंट इन डायरेक्शन ओनली, वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन? तो एक काम करते हैं, 4 यूनिक पॉइंट ले लेता हूं, उसी से समझ में आ जाएगी कहानी। पहला पॉइंट यहां ले लेता हूं, दूसरा यहां ले लूंगा, तीसरा यहां ले लेंगे और चौथा यहां ले लेंगे। पहले पॉइंट पे सोचो, आर वेक्टर इधर है, सॉरी मोमेंटम वेक्टर इधर है, पी वेक्टर P1 वेक्टर, और R वेक्टर ये रहा। तो R क्रॉस P, अगर R क्रॉस P देखें तो इनटू द पेपर आ रहा है। यहां पर जो L1 वेक्टर आ रहा है वो इनटू द पेपर आ रहा है। फिर यहां चलते हैं, अब ये हो गया P4 वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर यहां ये आएगा। तो ये R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर ये बाहर की तरफ आ गया, ये भी बाहर की तरफ ही आएगा, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये वाला वेक्टर भी आपका बाहर की तरफ आ गया, L4 वेक्टर इज ऑल्सो आउट ऑफ द पेपर, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गया। पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन जगह जगह पर पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, उनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है। और एक और बात, यहां पर ये P3 वेक्टर है और ये R3 वेक्टर हो जाएगा। यहां पर यहां से जब आप पोजीशन वेक्टर निकालोगे ये R3 वेक्टर हो जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम अंदर चला गया और यहां देखो तो ये नीचे जा रहा है। P ये वाला पॉइंट क्या था, 1 2, ये 2 था, तो P2 वेक्टर, और इसका मोमेंटम लें P2 वेक्टर, तो ये भी अंदर जा रहा है, L2 वेक्टर इज इनटू द पेपर। तो जब पोजीशन वेक्टर ऊपर है मोमेंटम नीचे है तो ये घूम के नीचे, और जब ये इधर तो ये ऊपर। तो एंगुलर मोमेंटम का केवल मैग्नीट्यूड नहीं, उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। तो यहां पर इट वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दिस इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है जी, ये आपकी आ गई करेक्ट चॉइस। सही है, देख लीजिए, पक्का? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वो कह रहा है कार ऑफ मास 300 kg इज ट्रैवलिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक
of radius 100 meter with constant speed 60, calculate the angular momentum. Obviously center के अबाउट निकालना है, mvr sin थीटा हो जाएगा. खुद सोचो, कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो सेंटर के अबाउट आप उसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे r, यहां वो पार्टिकल है m और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा mvr साइन 90 डिग्री. मास कितना दे रखा है 300 kg, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 60 मीटर पर सेकेंड, रेडियस कितना है 100 मीटर और साइन 90 हो गया 1. कितना होगा ये 36 इंटू 18, तो 18 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड. टेल मी, सिंपल था ये, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया इसके अंदर नया हमने. क्लियर है कि नहीं? तो 18 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया. अगला, a torque of 10 Newton meter is applied on a wheel having angular momentum 2 kg meter square per second. Calculate the angular momentum of the wheel after 4 second. अभी अभी आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है रोटेशनल मोशन का. वो ये कहता है कि टॉर्क वेक्टर की वैल्यू है डेल्टा एल वेक्टर बाय डेल्टा टी. तो डेल्टा एल वेक्टर क्या होगा, एल फाइनल वेक्टर माइनस एल इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. एल फाइनल वेक्टर माइनस एल इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. तो सोचो, अगर मुझे यहां से एल फाइनल निकालना हो तो वो टॉर्क वेक्टर इंटू डेल्टा टी प्लस एल इनिशियल हो जाएगा. यस, यस और नो? तो ऑब्वियसली हमने जो टॉर्क लगाया है वो इस तरीके से लगाया है कि वी वांट टू इंक्रीज द एंगुलर मोमेंटम. तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो एल एफ वेक्टर की वैल्यू आ गई, टॉर्क था 10 और टाइम कितनी देर लगाया हमने 4 सेकेंड्स तक, तो 40 हो गया और 2 पहले से था, तो ये 42 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. दिस इज द न्यू एंगुलर मोमेंटम. So this is the angular momentum at 4 seconds. ठीक है जी, बेसिक क्वेश्चंस भी करने चाहिए ताकि आपको लिखना आ जाए कि क्या स्टेटमेंट है. क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो. अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 4 to 8 in 2 seconds. कैलकुलेट द टॉर्क. विदाउट टाइम वेस्ट करे, टॉर्क की वैल्यू होगी डेल्टा एल बाई डेल्टा टी. तो डेल्टा एल कितना है, ये है 8 - 4 और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स, तो 4/2, तो 2 न्यूटन मीटर आंसर आ गया टॉर्क का. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हो गया. ठीक है, क्योंकि आपको टॉर्क निकालना था. इनिशियल एल दे रखा है, फाइनल एल दे रखा है, टाइम दे रखा है, सॉल्व कर दो, आगे आंसर. अगला क्वेश्चन देखो. अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है. A particle is moving along a straight line parallel to x-axis with constant velocity. एक पार्टिकल है यहां y इज इक्वल टू बी लाइन पे, ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू बी. इस लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है. अब आपको ओरिजिन से इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखकर बताना है वेक्टर फॉर्म में. किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में बताना है. अब आप मुझे खुद बताइए पहले, अगर मान लो किसी इंस्टेंट पर ये फोटो लिया, एट एनी इंस्टेंट, हमें फोटो दी हुई थी तो हम फोटो को काम में लेंगे. अगर किसी इंस्टेंट पर आपको ये फोटो दी हुई है तो आप ये पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो इस पार्टिकल का. पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप. टेल मी, देखो ये 0,0 है, ये डिस्टेंस a है, ये b है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स हो गया a, b. तो आपका r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आ गया a i कैप प्लस b j कैप. और वेलोसिटी क्या है, लीनियर मोमेंटम बताओ. लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है m इंटू वी वेक्टर इंटू आई कैप.
m इंटू वी वैक्टर आई कैप, मतलब वी वैक्टर नहीं लिखेंगे, आई कैप आ तो गया। सो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो गई एम वी इंटू आई कैप, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्या बचा है इसमें, एंगुलर मोमेंटम विल बी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो आर वेक्टर करेंगे तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप टेकन क्रॉस विद एम वी आई कैप। आपको पहले पे फोकस करना है, आई क्रॉस आई तो जीरो हो गया, तो एक गया। बी जे क्रॉस आई माइनस के होगा, तो एम वी बी इंटू जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के कैप, तो माइनस एम वी बी के कैप। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये आ गया आपका इसका आंसर, माइनस एम वी बी के कैप। और कौन सा ऑप्शन आ रहा है, माइनस एम वी बी के कैप विल बी ऑप्शन नंबर 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब समझिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्टिकल तो चलता जा रहा है, ये पार्टिकल तो चलता जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ए, ये तो चेंज होता जा रहा है, डी ए बाई डी टी वेलोसिटी है, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, चेंज हो रहा है? बताओ, ये एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है या सेम है? पार्टिकल के वेलोसिटी का जो लाइन है, लाइन ऑफ मोशन, उसका आपके ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो दिस इज कांस्टेंट विद टाइम, दिस इज कांस्टेंट विद टाइम। आप देखो, दिस इज कांस्टेंट विद टाइम, ये टाइम के साथ कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? श्योर, पक्का? चलिए फिर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन विल बी, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस लाइन, जिस लाइन पर पार्टिकल चल रहा है उसी लाइन पर आपका पॉइंट है। तो मुझे बताओ, अगर पार्टिकल इस लाइन में चल रहा है, ये पॉइंट है, और यहां m मास का पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसके पोजीशन वेक्टर में और उसके लीनियर मोमेंटम में हमेशा 0 डिग्री का एंगल रहेगा कि नहीं? हमेशा 0 डिग्री का एंगल रहेगा, तो वो रिमेन 0, पहले भी 0 था, अभी भी 0 है, भले ही पार्टिकल की स्पीड बढ़ती रहे। अगर आपने इस लाइन पर ध्यान नहीं दिया होता, ऑन दिस लाइन, ये जो 3 शब्द लिखे हैं, अगर ये नहीं पढ़ा होता तो आप ये सोचते कि सर mvr sin थीटा है ना, तो m चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, थीटा चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इट शुड इंक्रीज या डिक्रीज, कहीं ना कहीं दिमाग वहां चलता आपका। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें, जिस पार्टिकल, पढ़ो, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस लाइन, उसी लाइन पर, तो जब उसी लाइन पर आपका ओरिजिन है, तो आपका पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी दोनों ही क्या होंगे, या तो 0 डिग्री पर होंगे या फिर 180 डिग्री पर। मान लो ये हो सकता है, या फिर पार्टिकल यहां हो सकता था, इधर आ रहा होता, तो आर वेक्टर, मान लो इधर होता पार्टिकल, तो वो इधर आ रहा होता v वेलोसिटी से, तो आर वेक्टर और v वेक्टर में 180 डिग्री हो जाता। लेकिन L तो 0 ही रहता ना, भले ही वो लेफ्ट में हो राइट में हो, वो मैटर नहीं करता। ओरिजिन अगर उसी लाइन में आ गया तो या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, दोनों ही केस में वो एंगुलर मोमेंटम आपका वैनिश हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मेरे सामने एक सिचुएशन आ रही है कि मेरे पास एक पार्टिकल नहीं है, अनंत पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स।
अब उन सब का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अच्छा सर, ठीक है, मेरा ये एक सिस्टम है पार्टिकल्स का, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इसके अंदर पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट भी हैं मेरे पास। मान लो कोई R1 पार्टिकल यहाँ बैठा है m1 मास का, कोई R2 पार्टिकल R2 पोजीशन वेक्टर पर कोई m2 मास का पार्टिकल बैठा है, कोई R3 पोजीशन वेक्टर पर कोई m3 मास का पार्टिकल बैठा है, और ऐसे ही करते करते कोई Rn पोजीशन वेक्टर पे mn पार्टिकल बैठा हुआ है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ये रिजिड सिस्टम भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। रिजिड का मतलब क्या है, ये पार्टिकल एक रिजिड बॉडी के हिस्से हैं, अलग अलग पीसीज हैं, या फिर ये स्कैटर्ड पार्टिकल्स का क्लस्टर भी हो सकता है। दोनों के लिए ये चीज वैलिड रहेगी, ठीक है। या तो ये आपस में भी कनेक्टेड है, कनेक्टेड होने का मतलब आपस से बॉन्डेड है, सॉलिड स्टेट में है, रिजिड बॉडी है, या फिर ये फ्री सिस्टम है। जो अभी हम कर रहे हैं वो दोनों के लिए वैलिड है। अच्छा सर, आप बताइए एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल 1 वो होगा R1 वेक्टर क्रॉस m v1 वेक्टर। मान लो ये पार्टिकल अपनी अपनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, एक इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, एक इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से, एक इधर जा रहा है v3 वेलोसिटी से, एक इधर जा रहा है v4। हमें नहीं पता, हम तो जनरल लिख रहे हैं। सारे पार्टिकल्स की अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी है, तो R1 वेक्टर क्रॉस m इंटू v1 वेक्टर। ऐसे ही बाकी अलग पार्टिकल्स के लिए भी आएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल विल बी r ith वेक्टर क्रॉस विद m इंटू v ith, m ith v ith। यस और नो? m ith एंड v ith, ऑब्वियसली i हो गया, i इज इक्वल टू 1 to n। अगर n पार्टिकल्स हैं तो किसी भी जनरल पार्टिकल का आप एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, तो वो होगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ऑफ एल आई, और वो हो जाएगा समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n ऑफ आर आई वेक्टर क्रॉस विद एम आई वी आई वेक्टर। हाँ या ना? ऐसा कुछ करना पड़ेगा, है ना? सबका यही करना पड़ेगा। हाँ जी सर, सही बात है, बात तो आप सही कह रहे हो। अब एक काम करें, ये तो ठीक है आपकी बात, ये तो आपकी बात ठीक है, इसको यहीं डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है? आगे जाने से बढ़िया है, इसको यहीं डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डी बाय डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी समेशन ऐसा का ऐसा रहेगा, i इज इक्वल टू 1 to n। आपको याद होगा ये बन जाएगा आर आई वेक्टर क्रॉस विद एफ आई वेक्टर, वेयर एफ आई वेक्टर is the net force acting on ith particle। ith पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो यहां आ जाएगा। सोचो, आपने जैसे एक पार्टिकल को डिफरेंशिएट किया था, याद होगा ना, एल वेक्टर जो पार्टिकल के लिए किया था वो था आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था तो आपको मिला था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर में ये एफ वेक्टर क्या था? फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। तो यहां पर भी ये जो एफ आई एथ है वो किसी आई एथ पार्टिकल का फोर्स है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। हाँ जी सर, सही बात है। अब जरा मुझे बताओ, जब आप सिस्टम में होते हो, जब आप अकेले हो तो सारी दुनिया ही अकेली, आप बाहर के हो। देखो, जैसे आप अकेले रहते हो कहीं पर, तो आपके लिए खुद को छोड़कर सब लोग पराये हैं। तो अगर आप अकेले पार्टिकल थे तो आपके लिए सब कुछ एक्सटर्नल था। लेकिन अगर अब आप एक सिस्टम में रह रहे हो, कम्युनिटी में रह रहे हो, एक चॉल में रह रहे हो, एक सोसाइटी में रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो, तो जो लोग आपके आसपास होंगे वो इंटरनल बन जाएंगे और उसके बाहर वाले एक्सटर्नल बन जाएंगे। तो जब ये पार्टिकल पर हम फोर्स की बात करेंगे तो इस पार्टिकल के पास दो तरह के फोर्स होंगे, फोर्स ऑन ith इंटरनल प्लस
फोर्स ऑन ith पार्टिकल एक्सटर्नल। भाई अगर मैं घर में रहता हूं तो मेरे पर दो लोगों का प्रभाव पड़ सकता है, एक घर वालों का, एक बाहर वालों का। तो ये घर वाले हो गए, ये बाहर वाले हो गए। जब मैं अकेला था तो घर वाले थे ही नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल ही था। लेकिन जब हम एक नेबरहुड में रहते हैं, जब हम एक पड़ोस में रहते हैं, तो उनका भी इफेक्ट हम पर पड़ेगा। तो वो इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल, क्योंकि ये मेरा जो सिस्टम है ना, ये इन n पार्टिकल का एक सिस्टम है। और जब मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं तो इसमें जो फोर्स ले रहा हूं मैं किसी पार्टिकल पे, तो उसमें इंटरनल भी आएगा और एक्सटर्नल भी आएगा, दोनों आएंगे। इसको यहां डाल दो, तो इससे आपको यह पता चलेगा d बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी, दो बन जाएंगे समेशन, I इज इक्वल टू 1 to n आर आई वेक्टर क्रॉस विद एफ आई, इंटरनल फोर्सेस वाला बन जाएगा एक, और एक बन जाएगा एक्सटर्नल फोर्सेस वाला। देखो, एक इंटरनल फोर्सेस वाली एक्सप्रेशन हो गई, एक एक्सटर्नल वाली एक्सप्रेशन हो गई, दोनों अलग अलग हो गए, हाँ या ना। अब दोनों अलग अलग हो गए तो ये जो हुआ, ये आया समेशन ऑफ इंटरनल टॉर्क्स, और ये जो आया, ये आया समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क्स। सोचो, ये जितने भी अंदर फोर्सेस लग रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस, उन सारे फोर्सेस के टॉर्क का समेशन, और ये जो आया, ये बाहर से जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है उनका समेशन। अब जरा मुझे एक बात बताएं, इंटरनल फोर्सेस हमेशा एक्शन और रिएक्शन एक ही सिस्टम के अंदर होते हैं। मान लो ये एक पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। अगर ये इस पे फोर्स लगाता इधर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये इधर लगाता फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये दोनों एक कपल नहीं बन गए, इक्वल अपोजिट फोर्सेस, दे आर कपल, बट इस कपल का दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। बताओ, दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, ये तो एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं, तो इनका आर परपेंडिकुलर 0 हो गया, तो टॉर्क ड्यू टू कपल विल बी 0। जितने भी अंदर एक्शन रिएक्शन लग रहे होंगे, सारे के सारे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स लग रहे होंगे, तो उन सब का, हर एक कपल का जो टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा। टेल मी, कपल का जो टॉर्क हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये वाला जो टॉर्क का समेशन है ये 0 आएगा। और इससे आपको इतना स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट आता है कि d बाय डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब पूरे सिस्टम में कुछ भी हो सकता है अंदर, लेकिन सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए। व्हाट इज दिस एक्सटर्नल टॉर्क? एक्सटर्नल टॉर्क इज द सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। जो एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क है, उन सारे टॉर्क्स का वेक्टर सम कर लो, वो यहां आएगा। इसको कैसे याद रखोगे? अरे न्यूटन सेकंड लॉ लीनियर वाला याद करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। तो वहां भी इंटरनल फोर्स का एक्सेलरेशन में कोई काम नहीं था, यहां पर भी एक्सटर्नल टॉर्क ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को चेंज करेगा। सिस्टम के अंदर खेल कूद हो सकता है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो नेट मोमेंटम होगा, नेट एंगुलर मोमेंटम होगा, उसको चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना आप नहीं कर सकते। यस और नो? सही बात है? हाँ जी सर, एकदम सही बात है, वैलिड पॉइंट है सर। अच्छा,
अब इसको कंटिन्यू अगर हम करें इसके आगे, तो मान लो एक स्पेशल केस ले लेते हैं, एक स्पेशल केस ले लेते हैं। आई थिंक उसका पेज भी बना होगा, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, तो ये आ गया आपके पास, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कब आएगा? लेट्स सपोज इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, this gives me rate of change of angular momentum of the system to be 0, and this gives you angular momentum of the system to be constant. तो अगर आपका सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो आपके सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये है इस एक्सप्रेशन की ब्यूटी कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम केवल एक्सटर्नल टॉर्क चेंज कर सकता है। सो ओनली नेट एक्सटर्नल टॉर्क, ओनली नेट एक्सटर्नल टॉर्क can change the angular momentum of the system, can change the angular momentum of the system। पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज करने की जो जिम्मेवारी है वो केवल और केवल आपके एक्सटर्नल टॉर्क के पास है। इंटरनल टॉर्क कुछ नहीं कर सकता। यस और नो? टेल मी। एक्सटर्नल टॉर्क जो है आपका वो कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। तो रिमेंबर वन थिंग कि यहां पर आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है सर, कांस्टेंट आएगा, एकदम जायज बात है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये पॉइंट हो गया आपका। चलिए, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट इफ ओनली नेट एक्सटर्नल टॉर्क कैन चेंज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सही बात है सर। चलिए, नाउ लेट्स मूव फर्दर अहेड। वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड कि जो d/dt ऑफ L वेक्टर है, वैसे मैं इसका डिस्कशन कर चुका हूं सिस्टम का, वो है एक्सटर्नल टॉर्क वेक्टर। तो एक और चीज समझ लेना, अगर x डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क है तो x डायरेक्शन का ही एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। अगर y डायरेक्शन का एक्सटर्नल टॉर्क है तो y डायरेक्शन का ही एंगुलर मोमेंटम सेम चेंज होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं लिख दिया कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज अ कांस्टेंट, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन and angular momentum along z direction are also separately conserved, are also separately conserved। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका नेट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया तो x डायरेक्शन का अलग से कंजर्व रहेगा, y डायरेक्शन का अलग कंजर्व रहेगा और z का भी अलग रहेगा कंजर्व। और इससे आपको यह जानना है, अगर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क का x कंपोनेंट नहीं है लेकिन y कंपोनेंट और z कंपोनेंट वो 0 है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम x डायरेक्शन का कंजर्व नहीं रहेगा, बट एंगुलर मोमेंटम y और z विल बी कंजर्व्ड। जिस डायरेक्शन में टॉर्क नहीं होगा उस डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसे मैंने कहा ना कि x में टॉर्क है तो x वाला एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन y और z में नहीं है ना, तो वो कंजर्व रहेंगे। वो क्या रहेंगे? कंजर्व। क्लियर है पॉइंट? पक्का? यस और नो? श्योर अबाउट इट? जेन्युइनली टेल मी, इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? जेन्युइनली टेल मी, क्लियर है? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू solve. I think this point is very much clear to you. सही है? क्लियर है? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस लेक्चर को हम यहीं पर रखेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इक्विलिब्रियम से।
किससे स्टार्ट करेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर करेंगे टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और तब हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। अपने क्वेश्चंस करते रहना। डीपीपी इस लेक्चर की आ जाएगी और इसके क्वेश्चंस आप करते रहिए। कोई डाउट हो तो चैट में डाल सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, बाय।